हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स में, जहां सेकंड थीम आज हम पॉलिटी गवर्नेंस की डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट पॉलिटी की डिस्कस करने वाले हैं, जो है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सेकंड थीम है। कल फर्स्ट थीम जो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके कई सवाल हमने कल डिस्कस किए थे। अब मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से आपने इस कोर्स का यूज करना है। सबसे पहले आप ये जो वीडियो है इसे देखेंगे। इसके अंदर बताई गई सबसे इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उनको आप मैच कर सकते हैं दोनों चीजों से, एक जो पॉइंटर्स मैंने यहां पे बताए, और दूसरा आपको थीम की हर क्वेश्चन के आंसर की एक पीडीएफ दी गई है। उस पीडीएफ में मॉडल आंसर्स हैं, उसके साथ कंपेयर करके भी आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो क्या क्या पॉइंट्स मिसिंग थे या क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। आज की जो थीम है उसमें हम 16 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 16 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट, एंड अमंग्स दो 16 क्वेश्चंस वी हैव 3 सब थीम्स। 3 सब कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा जिस थीम से या जिस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े सवाल हैं वो जुडिशरी है। कहीं ओवरलैप भी है, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस कि ओवरलैप का मतलब ये नहीं है कि आपने अलग तरीके से आंसर लिखना है, बस हमारी थीम में ओवरलैप है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, दोनों लेवल पे जो काम करता हुआ एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और थर्ड जो सब थीम है या सब कैटेगरी है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये टर्म स्पेसिफिकली मेंशन्ड है हमारे मेंस के सिलेबस के अंदर, और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। और हर सेपरेशन ऑफ पावर्स के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। Starting from 2023, the question which was asked was, constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy। इस पे आपने कमेंट करना था। 2023 में सवाल पूछा। जुडिशरी से ही दूसरा सवाल 2022 में दिखता है, जहां वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करता है, और ये सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट देता है। इसको डिस्कस करने के लिए आपको कहा गया था। देन जुडिशरी में से 2021 में जो सवाल आता है, इट टॉक्स अबाउट ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हायर जुडिशरी। देन 2020 का जो सवाल है वो ट्राइब्यूनल के बारे में पूछता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसका जो पर्पस था जिसके लिए 1985 में वो बनाया गया था, वहां से वो एक्सपैंड हो चुका है, और उसकी जो न्यू पावर्स हैं उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली 2019 में जुडिशरी के दिए गए 2 डॉक्ट्रिन्स के ऊपर सवाल पूछा गया था, डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 2015 की जजमेंट के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। यह अभी के टाइम पे भी बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि 2022-23 में सरकार और कोर्ट के बीच में काफी बहस चलती रही कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, वो किस हद तक कारगर है। Then in 2016 you can see there was a question on Coelho case। अब कई बार क्या होता है कि हो सकता है वो ऑब्सक्योर जजमेंट्स पूछ ले। ऑब्सक्योर का मतलब कि वो बहुत ज्यादा न्यूज में ना रही हो, आपने 100 लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ी हैं तो भी उनमें से भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि कोएल्हो केस के भी 2016 के कैंडिडेट के लिए कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जब उसने आगे का सवाल पूछा है तो कम से कम हाफ ऑफ द क्वेश्चन और सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद जेनेरिक नॉलेज, और वहां से 3 या 4 नंबर आप निकाल सकते हो 15 में से, जो कि एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में बहुत कारगर साबित होते हैं, रादर देन लीविंग द क्वेश्चन एम्प्टी। कमिंग टू द 2014, there was a question regarding doctrine of the basic structure and the role it has played in India's democracy. Also the term judicial activism was asked डायरेक्टली जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपसे पूछा गया था। और फाइनली 2013 में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को मैं दोनों कैटेगरी में डालना चाहता हूं। मैं इसको जुडिशरी में भी रख सकता हूं या मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी रख सकता हूं, क्योंकि यहां पे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली।
तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन कीवर्ड्स का कितना आंसर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, महत्व होता है इन द एक्चुअल आंसर. Let us start from the first sub-theme, that is judiciary. Before starting the discussion on the question, I would like to remind you of certain factoids or facts that you must keep in mind when you are talking about judiciary. Add them to your notes as well and make more endeavor to add more of such notes in your mains answer copies. अब क्या करोगे आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से मैंने आपको कुछ डेटा निकाल के दिया है, आप उसे अपने आंसर्स के इंट्रोडक्शन में या एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आप कोई पॉइंट सब्सटेंशिएट करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो. इसी तरीके से यहां पे पेंडेंसी डेटा मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का दिया है, हाई कोर्ट्स का दिया है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का दिया है. यह डेटा मैंने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है. अब अगर आप अभी के मेंस दे रहे हैं, मान लीजिए 2024 में मेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला डेटा यूज कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली यूज कर लेंगे तो चलेगा. लेकिन अगर आप 2025 में करेंगे उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं. तो आप ये देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास पेंडिंग है वो है 4.5 करोड़, 4.5 करोड़. टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हाई कोर्ट्स के पास पेंडिंग है देयर अराउंड 62 lakhs. एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास देयर अराउंड 21,000. तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, कुल मिला के 5.5 करोड़ के आसपास पेंडिंग है. और इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट एंड टॉक अबाउट द जुडिशरी एंड इट्स एफिकेसी इन ट्राइंग टू रिड्यूस द पेंडेंसी. इसके अलावा और भी इंडेक्स रिपोर्ट रैंकिंग हो सकती है जो आप अपने जुडिशरी के आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो टाटा ट्रस्ट निकालता है, वहां से आप केस क्लियरेंस रेट्स कितना चल रहा है लोअर कोर्ट्स में, राइजिंग पेंडेंसी का तो डेटा मैंने आपको एनडीजीजे से ही दे दिया है, जुडिशियल डेटा ग्रिड से ही दे दिया है, तो वहीं से ले लोगे. ठीक है. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक चल रही है, दीज में चेंज इफ न्यू indices come up. This you have to add in your answers to substantiate certain points. Similarly, representation कितनी है कोर्ट्स के अंदर of marginalized communities. यहां पे मैंने women का एग्जाम्पल दिया है, but you can also add SC और ST. एक सिंपल गूगल सर्च से सफाइज हो जाएगा. तो विमेन की अगर मैं बात करूं तो 1989 से सिर्फ 10 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई हैं. ओवरऑल टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4% महिलाएं जो हैं वो जज बन पाई. हाई कोर्ट में भी अगर आप देखो 13% है फीमेल जजेस और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी 35% है फीमेल जजेस. और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जहां पे उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप ये सारा डेटा इस्तेमाल कर सकते हो. वहीं बात रही वैकेंसीज की, तो कोर्ट्स में तीनों लेवल पे तो नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा वैकेंसीज नहीं रहती, लेकिन हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में सब्सटेंशियल वैकेंसीज रहती हैं. 2024, 23 और 22 तीनों का डेटा उठा लें तो कम से कम 320 प्लस वैकेंसीज रही है हाई कोर्ट में, विच इज ऑलमोस्ट यू कैन से 30%. इसके साथ साथ 25 में से 12 हाई कोर्ट्स में 10 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं. और इनमें से जो वैकेंसीज हैं, more than half of those are of permanent positions. We are not talking about ad hoc or additional judges. We are talking about permanent positions of judges which are vacant, which leads to the caseload. ठीक है? Now, after having discussed some points that you must keep in mind, let us now talk about the questions and how to resolve them. जुडिशरी से जुड़े क्वेश्चंस आमतौर पे बहुत ज्यादा 2 थीम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. एक, जुडिशरी का बाकी 2 पिलर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है, यानी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के साथ. और दूसरा, जो भी करंट या कंटेम्पररी इवेंट्स हैं जिसके अंदर जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा. इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा. या तो जुडिशरी का रिलेशन विद पार्लियामेंट्री लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और करंट या कंटेम्पररी अफेयर्स में कोई मामला चल रहा होगा जिसके बारे में वो जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन, रोल, ये सब पूछ सकते हैं. अब 2023 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाउ यू शुड टैकल और हाउ यू शुड अप्रोच द डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटेड टू जुडिशरी.
पहला क्वेश्चन जो 2023 में से हम उठा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें आपको जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डेमोक्रेसी से जोड़ना है। अगर आप इसे डेमोक्रेसी से जोड़े बिना इधर उधर की बातें करने ही लग जाते हो तो आप क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं करोगे, और अगर क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं करोगे तो आपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जितनी भी जानकारी दी होगी वो किसी काम की नहीं। What you have to do is you have to find out linkage between judicial independence and democracy, and such type of questions where judiciary's role and democracy are linked together, judiciary's role and democracy are linked together are many in number. जुडिशरी तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होती है, जजेस तो वहां पे भी बैठते हैं, लेकिन वहां की जुडिशरी और डेमोक्रेसी की जुडिशरी में क्या फर्क होता है? उनके इंडिपेंडेंस का, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जो संविधान में गारंटीड होती है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस भारत के संविधान में भी है, और उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे इस आंसर में आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने नहीं बैठोगे, यू विल जस्ट पॉइंट देम आउट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो आपके आंसर का अप्रोच कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले तो आप कोशिश कर सकते हो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डिफाइन कर दो। देखिए ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, इसने इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है ऐसा कुछ बताया नहीं है। It has not specifically asked you about India. You can go even to examples of other countries and talk about the judicial independence. You can even compare and contrast India's judicial independence with other countries. For example, in the case of appointment of judges, we are even more independent, in our judiciary is even more independent than the United States of America. बिकॉज यूएस के अंदर जो भी जज बनता है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उसको सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी वहां पे कांग्रेस का भी रोल है और वहां पे एग्जीक्यूटिव का भी रोल है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। Whereas in our country, the constitutional interpretation by the Supreme Court suggests कि हम सिर्फ एक कोलिजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे जो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। That means you can even take small examples of other countries, because यहां पे इंडिया तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप बताओगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, उसके बाद आप ये बताओगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट और अ डायग्राम, स्मॉल डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू ये बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है भारत में जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। हाउ डू वी सी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया? This will add value to your question, and this will help the examiner know that you know what you are talking about. So what you will do is you'll say कि you'll not write long sentences, you'll just make a flow chart, India's judicial independence in India, and show it. अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस में इंडिपेंडेंस है क्योंकि कोलिजियम सिस्टम पे है, बेस्ड है। प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, ऐसा लिखा हुआ है। सैलरीज और अलाउंसेस जो है वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे आती हैं, इसका मतलब उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है। कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटीरियोरेट नहीं हो सकती हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट। कंटेम्प्ट की पावर्स और कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। These are the reasons on the basis of which judiciary is independent. Now comes the main part of the question. The main part of the question is demanding that you link judicial independence with democracy. अगर जुडिशरी बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के काम करेगी तो वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश में कैसे मदद करेगा? डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स के अधिकार होने चाहिए और सिटीजन्स के अधिकार प्रोटेक्टेड होने चाहिए। इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर उल्लंघन जो होता है, वायलेशन होता है, वो स्टेट की तरफ से होता है। इसलिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो स्टेट के किए गए फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोक सकता है। सिमिलरली एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी एक पिलर ऑफ गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कभी अपने पावर के दायरे को ना बढ़ाए। तीसरा, सोशल जस्टिस की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं, सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि समाज के किसी भी तबके को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है।
इंपार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज द कटिंग एज विच डील्स विद द पीपल। रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए भी और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारे क्या हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक डेमोक्रेसी के, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के। आप इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी लिख सकते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरवीन करता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप वीवीपैट केस की जजमेंट के बारे में कह सकते हो। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप तिहाड़ जेल से बेल पे गए अरविंद केजरीवाल की एग्जांपल से दे सकते हो, जहां पे इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी को बचाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने निष्पक्ष तरीके से फैसला लिया, रूलिंग पार्टी के साथ अलाइनमेंट ना दिखाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नॉट राइट रूलिंग पार्टी एंड एवरीथिंग, बट यू विल शो विद एग्जांपल्स कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को सीधा प्रभाव पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने के बजाय, यहां पे डायरेक्टली इसको कंक्लूड करने की बजाय, क्योंकि आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है, जब भी आप कमेंट करते हो किसी चीज के ऊपर, आप अपनी राय, सजेशन या टिप्पणी जरूर देते हो। यहां पे आप एक राय, टिप्पणी, सजेशन जरूर दोगे। क्या? कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं हो जाती और इससे डेमोक्रेसी नहीं बन पाती। इसके लिए एडिशनल मेजर्स चाहिए। क्या पता जुडिशरी ही करप्ट हो जाए, क्या पता कोलिजियम सिस्टम जो अपॉइंट कर रहा है जजेस को वो करप्ट हो जाए, उसके अगेंस्ट भी तो सेफगार्ड होना जरूरी है। इसीलिए हमें सिर्फ जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे ही नहीं बल्कि बाकी मेजर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी की एफिशिएंसी। अभी मैंने डिस्कस किया कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है। क्या हमारा फोकस सिर्फ उसको इंडिपेंडेंट रखने पे ही होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड पोस्ट रिटायरमेंट, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इलेक्शन लड़ते हुए, कैलकाटा हाई कोर्ट के जज को इमीडिएटली इलेक्शन लड़ते हुए देख लेते हैं, हम राज्यसभा के मेंबर बनते हुए देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर रिटायरिंग। ये चीज अगर इसको कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया जाए तो शायद और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। लोअर जुडिशरी पे हमारा फोकस कम रहता है। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्टों की, हाई कोर्टों की, लेकिन लोअर जुडिशरी इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज इंटरेक्टिंग विद द पीपल ऑन द मोस्ट फ्रीक्वेंट बेसिस। अगर वहां पे ही हमें लगता है कि कहीं कमियां हैं तो फिर बाकी जगह इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं। कंक्लूड करते हुए आप फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट दोगे। उनका कहना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट वन इवेंट, इट्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका मतलब एक केस, एक इंस्टेंस या एक एग्जाम्पल को देख के ही सिर्फ हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अपनी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। यह एक स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस अफेयर्स है जो चलते रहना चाहिए। इस कोट से, इस कोटेशन से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। इट विल बी अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अ स्टेटमेंट। इन दिस स्टेटमेंट इट सेज कि मॉडर्न लॉ की भारत में सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यह है कि उसने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट से जुड़े जितने भी इश्यूज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है, मतलब उनको संवैधानिक दर्जा देते हुए, संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल से रिलेट करते हुए उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई है, जिसके चलते उन पे लेके जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो तीव्र हुआ है, तेज हुआ है। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट जुडिशरीज रोल इन सच टाइप्स ऑफ मैटर्स वेयर इट इज प्लेइंग एन एक्टिविस्ट रोल, where it is playing a positive role, active role in enforcing certain social justice mechanisms, certain progressive and developmental mechanisms, is questioned many times. इसके ऊपर बेस्ड बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब आप मैं आगे बढ़ूं तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, starting from inventing the basic structure doctrine, judiciary has played a proactive role ensuring that India develops into a thriving democracy. Again, linkage between the role of judiciary and how India performs as a democracy. Another question I will show you.
Another question I will show you. Supreme Court keeps a check on arbitrary power of Parliament in amending the Constitution. So whatever Supreme Court's active role is there and its relation with the other pillars of the government is a recurring theme. कई बार पूछा गया है. बस क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके माइनर अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल सिद्धांत वही है. जुडिशरी का रोल क्या रहता है उसके 7-8 पॉइंट इकट्ठे करके रख लो. अब एनवायरमेंट के चलते एनवायरमेंट को लेके आप एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो. देखिए कुछ थीम्स होती हैं जो ट्रांसेंडेंटल होती है. ट्रांसेंडेंटल मतलब कि ऐसा GS1 में ही आएगा, GS2 में ही आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, ऐसा पक्का नहीं है. वो किसी भी पेपर में आ सकती है. इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनके लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बचा के रखें. और कई बार जो भी आपको क्लासेस में अभी PYQs की बहुत सारी क्लासेस लगेंगी, उसमें अप्रोचेस बताए जाएंगे. वो अप्रोचेस आप थ्रू आउट द थीम्स वो अप्लाई कर सकते हो. जैसे यहां पे मैं एनवायरमेंट के बारे में भगवत गीता से एक लाइन कहता हूं जो ये है कि भगवत गीता कहता है एनवायरमेंट मे नॉट बी आर्स. क्यों? क्योंकि भगवत गीता ये बिलीव करता है कि जो सृष्टि के क्रिएटर है, रचयिता है, उन्होंने सृष्टि बनाई है, एनवायरमेंट भी उनका ही बनाया गया है. तो हम उस पर हक तो नहीं जता सकते, लेकिन इट इज आर्स टू मेक. लेकिन हम उसे अपने जीते जी सवार के जरूर रख सकते हैं. अगर इस स्टेटमेंट से आप शुरू या अंत करते हो किसी एनवायरमेंट से जुड़े पर्टिकुलर एस्से का, पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बेहतर पड़ता है. और मैं हमेशा से एंडेवर मेरा यह है कि कविताएं नहीं याद करनी की 7-8 लाइनों की कविता याद कर ली और वो लिखने लग गए. उससे आपका फोकस हट जाता है. छोटे छोटे कोट्स, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आर द वंस दैट आर इवन मोर इफेक्टिव. जब आप यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखोगे, उसमें यूपीएससी के जो रिक्वायरमेंट है आंसर्स को लेके उसे देखोगे, तो वहां लिखा है कि यूपीएससी को सक्सिंक्ट वे में आंसर्स चाहिए. मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड कर पाएगा, उस आंसर को वो बेहतर मानेंगे. तो इसीलिए छोटे कोट्स याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन वाज अबाउट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड इट. तो इसको मैंने 3 पिलर में बांट दिया है. एक, जुडिशरी ने जो एक्टिविज्म दिखाया बहुत सारे केसेस में. MC मेहता केस 1986 का बहुत सारे दिल्ली के पोल्यूटेड एरियाज को के बारे में बात करता है और कहता है फर्स्ट टाइम इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी रादर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी रादर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. क्या फर्क होता है दोनों में? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है कि अगर मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई है, सरकार से सारे परमिट ले लिए, और अगर उस इंडस्ट्री में मेरी इंडस्ट्री में मेरी वजह से नहीं, मेरी लापरवाही से नहीं, ह्यूमन एरर से नहीं, बल्कि किसी नेचुरल डिजास्टर या किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से उस इंडस्ट्री से एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है. What is that? That is called strict liability. But Supreme Court said कि any industry which is a polluting industry in nature must have absolute liability. Absolute liability means that if I am putting up an industry, setting up an industry, and even if there is any problem to the environment, any damage to the nearby population, flora and fauna, which is done not because of my mistake or my human error, but because of unforeseen circumstances, even then I will be liable for compensation. तब भी मुझसे compensation मांगा जा सकता है, because मैंने ये रिस्क लिया है कि मैं आसपास की आबादी के पास एक polluting इंडस्ट्री लगा रहा हूं. ये प्रिंसिपल 1986 के MC मेहता केस से डेवलप होता है. MC मेहता केस से बहुत सारे एनवायरमेंटल केस लॉज है. ऐसा क्यों? क्योंकि MC मेहता एक एनवायरमेंटल एडवोकेट की तरह काम किया करते थे. 1997 में ही MC मेहता का एक और केस था, कमलनाथ केस. इस केस में ब्यास रिवर के पास, हिमाचल प्रदेश में ब्यास रिवर के आसपास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिस कंस्ट्रक्शन के परमिट को रिवर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी जजमेंट दी है. चाहे वो इको सेंसिटिव जोन्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिक्शनरी डेफिनेशन के साथ रिलेट करने की बात हो इन TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस.
सुप्रीम कोर्ट ने यहां बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। सेम गोज फॉर बैन ऑन फायर क्रैकर्स, सेम गोज फॉर डिक्लेयरिंग अ रिवर और अ लेक एज अ लिविंग नेचुरल एंटिटी और नेचुरल और लीगल पर्सन। जब आप किसी लेक को, रिवर को, फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी, नेचुरल पर्सन डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब कि उसको कुछ अधिकार है, उसके कुछ राइट्स हैं और वो राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2020 मार्च में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर डिक्लेयर किया कि सुखना लेक को वो लिविंग एंटिटी मानेंगे। अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो ये हाई कोर्ट की एग्जांपल क्यों दे रहे हो आप? अगर आप मेजर बातें सुप्रीम कोर्ट की करोगे लेकिन बीच में एग्जांपल हाई कोर्ट की दे दोगे तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, दैट विल इनफैक्ट सब्सटैंशिएट कि फॉलोइंग द सूट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट्स हैव टर्न्ड इनटू द ग्रीन लॉज। और ये एग्जांपल्स स्ट्रक्चर तरीके से देने के बाद आप आंसर को कंक्लूड करोगे। ऑल्सो क्योंकि आपको सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस करने के लिए कहा गया है, कमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है, तो कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि ये अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। मतलब आपको ये इसके क्रिटिक के अंदर जाने की जरूरत नहीं। सम पीपल विल से कि क्रिटिसाइज भी कर दो इसको, लेकिन अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का आया था ये, और 150 शब्दों में लिखना है तो इसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं। नाउ in 2021 a question about desirability of greater representation of women in higher judiciary ये पूछा गया था। so DEI ये फ्रेमवर्क है, किसी भी संस्था को अगर आपने सोशली इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसमें डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब है समाज के अलग अलग तबकों में से वहां लोग आने चाहिए, अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग क्लास, अलग सोशल स्टेटस रखने वाले लोगों में से, अलग जेंडर से। इक्विटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो एक्सेस है वो सबके पास बराबर अवेलेबल होना चाहिए। और इंक्लूसिव का मतलब है कि वहां का जो इंटरनल कल्चर है, वहां का जो वर्किंग कल्चर है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, इथॉस है, वो इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। टॉलरेंट और इंक्लूसिव में फर्क है। टॉलरेंट का मतलब है कि मैं सह रहा हूं कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे सहकर्मी हो, जबकि तुम एक दूसरी जात को बिलोंग करते हो, मैं अपर कास्ट को बिलोंग करता हूं। लेकिन मुझे टॉलरेंट नहीं होना है, मुझे इंक्लूसिव होना है। मुझे वेलकम करना है ऐसे लोगों को जो मुझसे अलग सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस समाज के अंदर बढ़ाने के लिए भी हायर जुडिशरी में लोग होने चाहिए, विमेन होनी चाहिए। दिस वॉज अ स्टेटमेंट दैट वॉज गिवन बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा, हु इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट फीमेल जज। और उन्हीं की स्टेटमेंट को मैं कंक्लूजन में इस्तेमाल करूंगा, नॉट इन द बिगिनिंग बट इन द कंक्लूजन। In the beginning, because we have to show there is a desirability of greater representation of women, we'll focus more on the facts that showcase कि women कम है जुडिशरी में। और उसके लिए आप वो सारा डेटा इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने इनिशियली डिस्कस किया था कि you have this particular data। मैंने इनिशियली डिस्कस किया था ना कि women in judiciary का क्या परसेंटेज चल रहा है। This is the data, all this data you can use to substantiate the point. Secondly, after substantiating, you will talk why there is desirability। मतलब ये जरूरी क्यों है कि महिलाएं आए जुडिशरी में, और हायर जुडिशरी की स्पेसिफिकली बात हो तो सबसे पहला तो जो पैनल है जुडिशरी का, उससे जस्टिस की डिमांड करना तब और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जब उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होंगे। ये पॉइंट आप तब भी लिख सकते हो जब आपको कोई कहे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करने वाले क्यों नहीं ज्यादा कम्युनिटी के मेंबर्स जुडिशरी में देखे जाते हैं। दिस इज ट्रू फॉर जेंडर एज वेल एज कास्ट। कोई भी सोशल फिशर देख लो उसके बेसिस पे। सेकंड, कई बार कई जजमेंट्स में बायस देखने को मिलता है और वो बायस की आप एग्जांपल्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केसेस होते हैं तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, सिंगल मेल जज बेंच हो या डिवीजन बेंच हो 2 मेल जजेस का, तो ये पाया जाता है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका बायस है,
वो थोड़ा सा पेट्रियार्कल नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द केसेस ये कहा गया था हाईकोर्ट के जज के द्वारा कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है तब तक उसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा, इवन इन लॉज दैट आर वेरी सेंसिटिव लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। वहां पे जजेस का यह कहना था। सेम गोज फॉर सम ऑफ द जजमेंट्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉज के बहुत सारे केसेस अदालतों के पास आते हैं और विमेन जजेस अगर ज्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड होती हैं इन पर्टिकुलर बायसेस को एड्रेस करने के लिए। तीसरा, समाज के अंदर ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए फीमेल जजेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विमेन जजेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में महिलाएं प्राइमरी रोल प्ले करती हैं तो वो रोल मॉडल की तरह काम करती हैं। दे बिकम रोल मॉडल्स फॉर अदर विमेन। अभी आप स्पोर्ट्स में देख रहे होंगे कि भारत में विमेन स्पोर्ट्स काफी ग्रो कर रहा है। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि विमेन स्पोर्ट्स में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर, ठीक है, इस तरीके के कई सारे प्लेयर्स हैं। रेसलिंग में बहुत सारे साक्षी मलिक जैसे प्लेयर्स हैं who have won medals, who have won accolades। तो ऐसा ही जुडिशरी में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पोजीशंस ऑफ पावर में महिलाएं होती है तो बाकी महिलाएं भी इंस्पायर होती हैं। सेम आर्ग्यूमेंट इज देयर व्हेन यू टॉक अबाउट रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द लोकसभा एंड द विधानसभास। नाउ दिस इज द पार्ट वेयर यू डिस्कस दैट डिजायरेबिलिटी इज देयर। पहले आपने बताया कि महिलाएं कम है, फिर आपने बताया कि डिजायरेबिलिटी है। अब इसमें आपको क्या बोला गया था? Discussing the desirability. Now, before you conclude, because it's a topic of social justice or socio-economic justice, you can give 2 or 3 suggestions as well. This suggestion should not take up much of the space. So that is why you give this suggestion in the form of a flow chart. So few suggestions to increase women participation. Life cycle approach पे चलेंगे। लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब है कि जब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर, उनको एनकरेज करना है कि लॉ को एज अ प्रोफेशन टेकअप करें। उसके बाद लोअर जुडिशरी के अंदर रिजर्व करें सीटें। वर्क एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल बनाएं, क्रचेस प्रोवाइड करें, ठीक है, विमेन के लिए इंक्लूसिव बनाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है महिलाओं के लिए और इस वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है ना तो एक्सेस पाती हैं लीगल एड का और ना ही खुद लीगल प्रोफेशन के अंदर ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करती हैं इस देश में। और जब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो वो लोअर रैंक से ऊपर कैसे जाएंगी? कंक्लूड आप कर सकते हो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की स्टेटमेंट से, जिन्होंने कहा था कि सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट्स इमेजरेबली व्हेन जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड इवन ऑन द बेंच, एंड दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड दिस आंसर। इसका और भी डेटा है, जैसे यहां पे ये डेटा मैंने दिया था, परसेंटेज शेयर ऑफ वुमेन जजेस इन कोर्ट्स, थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है तीनों जगह। तो आप ये एक हार्टनिंग साइन की तरह भी देख सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का रिलीज किया डेटा है 2024 की, उनकी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का। अब क्वेश्चन आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऊपर। देखिए, ट्राइब्यूनल पे ट्रेडिशनली बहुत सारे सवाल नहीं आए हैं, बट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि बिकॉज ट्राइब्यूनल इज सच अ टॉपिक जिसपे देर इज एन एनालिटिकल पार्ट, इट ऑलवेज रिमेन्स अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ग्रीवेंस रिड्रेसल और कंप्लेंट्स के लिए। यह बात बिल्कुल सही है। तो आप बात करोगे, सॉरी यहीं पे बता देता हूं, आप बात करोगे सबसे पहले कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया गया था 1985 के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के थ्रू। इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन रखता है, ठीक है। फिर आप कैट के कॉम्पोजिशन और उसके मैंडेट को एक फ्लो चार्ट में दिखा दो। क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके कॉम्पोजिशन और मैंडेट को कि इसको क्या क्या फंक्शंस दिए गए थे फ्लो चार्ट के तौर पे दिखा दो। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज
दैट कैट का पर्पस जो था, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी बन गया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? पहली इसकी ज्यूरिसडिक्शन जितनी बताई गई थी, उसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल फंक्शंस मिले थे। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1986 संपत कुमार केस, देन 1997 एल चंद्र कुमार केस, देन 2010 आर गांधी केस। इन सभी केसेस के अंदर ट्राइब्यूनल्स की बहुत सारी पावर्स को रिट्रेट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइब्यूनल्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी पनिश कर सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है। सिमिलरली, ट्राइब्यूनल्स को यह बताया गया था दैट इन द स्फीयर इन विच दे ऑपरेट दे आर इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट्स। जिस स्फीयर में ये ऑपरेट करते हैं, ये इक्विवेलेंट है हाई कोर्ट्स के, एक तरीके से रिप्लेस करते हैं हाई कोर्ट को। ऑल्दो जो इनकी अपील्स होती हैं बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स की, वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जाती है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग जुडिशियल मेंबर्स इन द ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। इन तीन कारणों की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि इस ट्राइब्यूनल की जो पावर्स हैं वो अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी की तरह बनी है। बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट। व्हाई? बिकॉज it is the view of Supreme Court in many circumstances that tribunals are not getting that kind of independence that the judiciary is getting. Why? Number one, the appointment in the tribunals is done by the executive, that is the central government, unlike the collegium system of judiciary. Secondly, the tribunals terms of service and service conditions are also varied, not as per the Supreme Court and High Court judges. Thirdly, there are both technical and non-technical members in the tribunals. Fourthly, the tribunals' judgments are being challenged in different courts of law. That means they are not working as an independent authority at all. So you can write a 2 or 3 counterpoints as well in this particular question. That's it. You don't have to do anything else but explain over here. The key word is explain. It is not required for you to give a lot of suggestions on how to improve tribunal. Even if you want to give, these suggestions should be in the form again of a flow chart or a diagram. So suggestions to improve ऐसे कोने में लिख देना before the conclusion. Suggestions to improve CAT working. ठीक है? So this is how you can start the suggestions to improve, where you can talk about fixed tenure, infrastructure and spending, because it is dependent on the central government for infrastructure spending, and many of the branches of the central administrative tribunal, they do not have infrastructure for separate building. They are in the same building at the district court or high court. So infrastructure spending is required, fixed tenure is required, judicial training is required for how to speedily dispose of the cases. That was one of the primary premise of making tribunal, that they will speedily resolve the disputes. They will dispose of more number of cases because they have flexible procedure as compared to the judiciary. But that is not seen in practice. So these are the ways in which you can talk about improving the CAT, Central Administrative Tribunals. Next, this is very important question. This question is less about judiciary, but more about the two principles of federalism in the country and how federalism interacts. It could well have been a question that could have been put in the theme of center-state relations. ये ऐसा question हो सकता था जिसको आप भारत के फेडरलिज्म की जब एक अलग थीम है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म एंड लोकल बॉडीज, तो फेडरलिज्म एंड लोकल बॉडीज में भी इसको रख सकते थे, बट क्योंकि ये जुडिशियल डॉक्ट्रिन है इसलिए मैंने इसको जुडिशरी के साथ रख लिया। अब आपने दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, इसलिए अगेन नो नीड टू टेक एनी साइड, नो नीड टू पास एनी वैल्यू जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है, गलत कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये वो। यहां पे आपने बताना है from the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers, these two doctrines have emerged.
तो लेजिस्लेटिव पावर्स का जो भारत में बंटवारा किया जाता है, भारत के फेडरलिज्म में जो बंटवारा किया जाता है, उसमें जो पेचीदगियां आई, जो इश्यूज आए, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते करते हमने इन दो डॉक्ट्राइन्स को इस्तेमाल किया। ध्यान रखिएगा, ये जन्म नहीं लिया है इस डॉक्ट्राइन ने। डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी बहुत सारी कंट्रीज में पहले से इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने भारत के कंटेक्स्ट में बात करनी है। सो भारत के कंटेक्स्ट में पहले आप पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताओगे और ये बताओगे कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स का बंटवारा किया गया है इसी पार्ट 11 में। बट सर्टेन कंटेंशियस इश्यूज अराइज फ्रॉम विच टू डॉक्ट्रीन्स हैव डेवलप्ड। देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। अमेरिका में इसे फेडरल प्रीएम्प्शन भी कहा जाता है। फेडरल सुप्रीमेसी की डॉक्ट्रीन को समझने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, कई कंट्रीज में रेजिडुअल पावर्स की, रेजिडुअल जो पावर्स है वो एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट को नहीं दी जाती या सेंटर को नहीं दी जाती, पर यह अज्यूम कर लिया जाता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट अगर उस सेंट्रल या फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर के पास चला जाना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट है समझने का फेडरल सुप्रीमेसी। क्या एस्पेक्ट है कि अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो रेजिडुअल सब्जेक्ट होगा, और रेजिडुअल सब्जेक्ट का निवारण करने के लिए, उसके ऊपर कानून बनाने के लिए, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेडरल सुप्रीमेसी। सेकेंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेडरल सुप्रीमेसी इज दैट इफ there is a conflict between a law that is made on concurrent list, concurrent list के सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट भी कानून बनाती है, स्टेट भी कानून बनाता है, तो जब दोनों कानूनों को कंपेयर किया जाएगा कंफ्लिक्ट में आएंगे, और कंफ्लिक्ट में जीतेगा कौन, अप्लाई किसका कानून होगा, इंप्लीमेंट किसका कानून होगा, सेंटर का। यह बात कई बार कोर्ट केसेस में दोहराई गई है। एच.एस. ढिल्लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिल्लो केस ऑफ 1972, टीका रामजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1956, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इन तीनों केसेस के अंदर यह रीइटरेट किया गया कि फेडरल सुप्रीमेसी है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। और तभी मैं कंक्लूड भी जब करूंगा तो मैं इंडिया के फेडरलिज्म को सुई जेनरिस बताऊंगा। जिन सर्कमस्टांसेस में हमारा फेडरलिज्म डेवलप हुआ है उसके लिए जिस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स रखा गया है वो पर्याप्त है। यह आपने स्टांस हमेशा रखना है, संविधान के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। सेकेंड डॉक्ट्रिन ऑल्सो यू विल टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यह भी कंटेंशियस इश्यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को लेके बना। मतलब कोई सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और सेंट्रल लिस्ट में भी कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो अब सेंटर ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी कानून बनाया, दोनों कानूनों में से किसी एक को खारिज करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि हम जब जजमेंट देते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों कानूनों के कुछ ना कुछ एलिमेंट जिंदा रहे। सेम इज देयर इन सेवरल अदर केसेस एज वेल। तो ये केरला एजुकेशन बिल केस के अंदर यही प्रिंसिपल आया था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है किसी प्रकार के लैंड रिलेटेड कानून बनाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक और एग्जांपल हो सकता है विच मे नॉट बी रिलेटेड टू फेडरलिज्म। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तब भी होता है जब हम किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखते हैं। अगर कोई कानून पास किया गया है और पार्लियामेंट ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन उसे चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट में ये कहते हुए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, और उस कानून की अगर दो इंटरप्रिटेशंस निकल के आती है, if there are two ways in which that law can be interpreted, in one manner if it is interpreted it says that it is according to the constitution, but with the second interpretation it violates the constitution, then doctrine of harmonious construction ये कहता है कि हम पहली इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करेंगे, यानी जिस इंटरप्रिटेशन से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, वी विल बी अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में है। पर आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंपॉर्टेंस
आप देंगे तब जब हम ओवरऑल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में जो केसेस आए हैं उनसे प्रभावित होकर। एनजैक या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट ऑफ 2014, इसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो ये केस के बारे में जनरली सब लोग जानते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एनजैक नाम की संस्था लाई गई थी, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों के मेंबर थे, बट देवर इक्वल इन नंबर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो हमारे कोलिजियम सिस्टम को वायलेट करता है, और कोलिजियम सिस्टम को वायलेट करता है मतलब कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ ये काम कर रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या तो इंट्रोडक्टरी आप अमेंडमेंट बता सकते हो, या रीसेंट जो खींचातानी हुई है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोलिजियम के रोल को लेके उसे हाईलाइट कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 7 तरीके बताए थे जिससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू यूज वन ऑफ दोस 7 वेज। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट वंस। नाउ पार्ट 1 बैकग्राउंड ऑफ एनजैक बता दोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड ठहराया। ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उसने वायलेट किया है। फिर आप प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस जजमेंट भी बताओगे और एनजैक भी बताओ। मतलब इस जजमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना, तो इस जजमेंट से सबसे पहले तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस रिस्टोर हुई, अपहोल्ड हुई। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टैब्लिश कर दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कंट्रोल में। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी किस प्रकार से देखी जाएगी। इज कॉलेजियम सिस्टम द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम? प्रोबेबली नॉट। Is collegium system the most efficient system? Probably not, because there are so many vacancies in the high courts. If it was transparent and effective, there would not have been vacancies in the high court. One of the reason could be this ना, और भी reason होंगे vacancy के, चलो मानता हूं मैं, but one of the reason could be this। तो आप critically examine करोगे judgment को भी, क्योंकि आपको बोला गया है, तो देर माइट बी, आप ऐसे वो नहीं कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, ये किया, वो किया। आप कहोगे देर माइट बी कंसर्न्स रिगार्डिंग accountability of the judiciary if they are not going to be answerable to any pillar of the government. Secondly, the collegium system itself is not a very transparent mechanism. Thirdly, there is no evidence that collegium system makes the judicial appointments more efficient. तो future options आप जरूर suggest करो। future option क्या है? जो MOP, इसी से conclude करना है। जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसमें फिक्स टाइमलाइन रखो। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर? जहां पे बताया गया है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में किस प्रकार की इंटरेक्शन होगी, सरकार और जुडिशरी के बीच में किस प्रकार की इंटरेक्शन होगी व्हाइल द अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग डन, जब नाम भेजे जाएंगे। अब इसमें क्या है, टाइम लिमिट नहीं होता है, और क्योंकि टाइम लिमिट नहीं होता है तो फिर डिलेज होते हैं बहुत सारे। सेकेंडली, कोलिजियम प्रोसीडिंग्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करें, उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको भी रिवील कर दें। तीसरा, DEI तो फ्रेमवर्क बन गया है, DEI डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। जुडिशरी में DEI दिखना चाहिए हमको। लॉ कमीशन ने कहा है कि रिटायरमेंट एज को 68 ईयर्स कर दो, क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है और आपकी जो है वो वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं, नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रही है, तो आप पुराने जजेस को ही 68 तक पुश कर दो। हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की 68, हाई कोर्ट की 65 कर दो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाले कंसेप्ट को अभी तक आपने देखा नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो 3 क्राइटेरिया लिखे होते हैं, और उन 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी हो सकता है, लेकिन आप उसे एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया। ठीक है, सो दीज आर द सजेशंस दैट यू कैन गिव इन द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन जुडिशियल रिव्यू, और ये बेसिक फीचर है। यस, बेसिक फीचर है। कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस? तो इसका मतलब वो आपसे पहले एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोएल्हो केस के अंदर सीधे सीधे बता दोगे कि क्या है। कोएल्हो केस के अंदर एक सिंपल आउटकम है कोएल्हो केस का, दैट इज कि 9th शेड्यूल के अंदर अगर आप किसी कानून को रख देते हो तो इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, उसके पास इम्यूनिटी नहीं है जुडिशियल रिव्यू की थ्रू। ठीक है, और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद पास किए गए किसी भी कानून पे अप्लाई होता है।
रीजन, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 पे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोवाइड की गई थी और उसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नाउ द मेन क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू एक्सप्लेन द कोएल्हो केस की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फ्लो चार्ट बना दो। व्हाई एम आई सेइंग दिस, व्हाई एम आई सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो फ्लो चार्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब ये बताओगे, जब तक ये बताओगे नहीं कि कोशिश की गई थी जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू की पावर को खत्म करने की, तब तक जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस डेवलप नहीं होगी। और ये फ्लो चार्ट में क्यों बताना है, क्योंकि इस पे ज्यादा वर्ड्स नहीं स्पेंड करने। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, आप बताओगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप तो हुई 1973 में, बट उसके पहले कुछ कुछ चीजें हुई थी। ठीक है, सो यू विल टॉक अबाउट गोलकनाथ केस, यू विल टॉक अबाउट केशवनंदा भारती केस, एंड वहां से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यू कैन एक्सटेंड गोलकनाथ केस, 25th अमेंडमेंट एंड केशवनंदा भारती केस। बस इतना ही कहना काफी है, और पीछे जाने की जरूरत नहीं है इसमें। नाउ पार्ट 3 में जुडिशियल रिव्यू क्या करता है ये बताना पड़ेगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है बताना पड़ेगा। तो चेक्स और बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करने में मदद करता है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट कीवर्ड है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जुडिशियल रिव्यू हेल्प्स टू कीप द गवर्नमेंट लिमिटेड। सोशल जस्टिस में मदद करता है वो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू बहुत सारे ऐसे कदम जो उठाए जा सकते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जुडिशरी रिव्यू करती है कानूनों को। जैसे सबरीमाला केस का जजमेंट ले लो, जुडिशियल एक्टिविज्म में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो इसमें आप हुसैन आरा खातून केस का नाम देख सकते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वर्क्स अगेंस्ट 3 थिंग्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स, legislative actions of the government and constitutional amendments as well, as far as they change the basic structure of the constitution. So तीनों केसेस में आप जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हो। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इससे बढ़ता है, और एक एक्टिविस्ट जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे PIL वाला जो क्वेश्चन। एंड लास्टली ट्रस्ट इन द स्टेट मशीनरी इज डेवलप्ड। ट्रस्ट डेवलप होता है कि अगर कोई पिलर जो है गलत काम करता है तो दूसरा उसे संभाल लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज का यह कहना है कि इफ जुडिशियल रिव्यू मींस एनीथिंग, इट इज दैट जुडिशियल रिस्ट्रेंट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन। जुडिशरी अगर रिस्ट्रेंट है, इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने यह कह दिया था कि हम संविधान का कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 368, और कोई उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर यह पॉसिबल हो जाता तो संविधान वैसा नहीं रहता जैसा आज है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करता है और इवैल्यूएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी सिमिलर। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन करोगे। जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे मदद करता है, वेरी सिमिलर टू व्हाट जुडिशियल रिव्यू डज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सिटीजंस के, एनवायरमेंटल हो, लाइफ हो, लिबर्टी हो, मेनका गांधी केस हो, सारे केस यहां पे साइट करने हैं। सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नवतेज सिंह जोहर केस के अंदर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। देन यू कैन टॉक अबाउट प्रिवेसी, सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। प्रमोट्स गुड गवर्नेंस एज वेल। तो गुड गवर्नेंस कब होगी, जब इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगी। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी कब होगी, जब आप एजुकेशन को और जो स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट की तरह शो करोगे। वो शो किया जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 2930 के अंदर। बट the point of difference between this question and the previous question is that here you have to evaluate, and because you have to evaluate, you will criticize or critique the concept of judicial activism as well. The question is based on similar lines, but in this question, because you had to evaluate the role that judicial activism plays, you will also critique it.
judicial activism can actually be antithetical to democracy. Why? Because there is an elected government. Elected government is supposed to take all the decisions. That is one of the fundamental principles of democracy. But judiciary is not an elected organ of the government. Judiciary में judges appoint होते हैं, और अगर judiciary में judges appoint होते हैं और activism के चलते वो बहुत ज्यादा judicial legislation कर लेते हैं, जिसके ऊपर एक और क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर में हम देखेंगे। ये अगर वो ज्यादा एक्टिविस्ट बन के वो काम करने लग जाए जिसके लिए हमने सरकार चुनी थी, सरकार को इलेक्ट किया था, तो फिर वो डेमोक्रेसी सबवर्ट भी हो सकती है। तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ जुडिशरी, देयर इज डिलेज बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डिले होता है जो वापस नहीं आता है। नीति आयोग की 2021 की 22 की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बताए जिसको सुप्रीम कोर्ट के लगाए गए बैन की वजह से भारी इकोनॉमिक लॉस हुआ, सिर्फ उन पर्टिकुलर एरियाज को नहीं बट इवन पब्लिक एक्सचेकर को। इसमें गोवा के अंदर जो माइनिंग के ऊपर बैन लगा था उसकी भी बात थी। कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन जो 1990 से लेकर 2013 तक सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था उसकी भी बात थी। तो ये जो चीजें हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ, दीज आर सम इश्यूज। बट बिकॉज यू आर राइटिंग अ पेपर ऑफ जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी यूपीएससी, यू विल ऑलवेज स्टे विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रोल ऑफ जुडिशरी। तो आप कहोगे इट्स अ नेसेसरी बेटर पिल टू स्वॉलो टू क्लेंस डेमोक्रेसी, बट जुडिशरी नीड्स टू यूज इट जुडिशियसली। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे कंक्लूजन में लिखोगे। नाउ दिस क्वेश्चन कुड इवन बी कैटेगराइज्ड इन द सेपरेशन ऑफ पावर। इसको आप सेपरेशन ऑफ पावर में भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली। सो वी आर ट्राइंग, व्हेन यू टॉक अबाउट द चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ अमेंडमेंट, इट इज वेरी इजी। आर्टिकल 368 से स्टार्ट करोगे और फिर टाइमलाइन दे दोगे ये वाली जो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हो। फर्स्ट अमेंडमेंट was brought to counter the changes, counter the interpretation of the Supreme Court in case of fundamental right. Then you will move ahead. Shankari Prasad, Golaknath, 25-24 amendment, Kesav Nanda Bharti case, 42nd amendment. I will not discuss each and everything. Content थोड़ी discuss करूंगा मैं. Then you will talk about that even after this timeline, there were instances where court restricted the amending power. ठीक है, एल चंद्र कुमार केस में उन्होंने कहा, एनजैक की जजमेंट में उन्होंने कहा, लेकिन it's a good thing because it keeps the government in check, but because you have to discuss critically, you will also say that excessive use of this can be harmful. Constitution एक living document है, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, समय के साथ साथ इवॉल्व होना चाहिए, समय के साथ साथ प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कई बार अगर जुडिशरी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है अमेंडिंग पावर को, तो हो सकता है कि वो इस लिविंग डॉक्यूमेंट के साथ भी थोड़ा सा इशू हो। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। व्हाट इज डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करोगे तो संविधान चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम बताएंगे। वी आर गोइंग टू टेल यू एज द जुडिशरी, दैट इज अ प्रॉब्लम। वहां पे फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय गवर्नर। अब इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। अगर मैं इसको लेजिस्लेटिव पावर को सिर्फ लॉ मेकिंग पावर करूं तो एक ही तरीका है जो है ऑर्डिनेंस, है ना। लेकिन वन माइट बी टेम्प्टेड टू थिंक कि जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, तो ऑल द पावर्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर which come under the ambit of the governor and his powers will be legislative power. So the power to summon or prorogue the session, the power to pass messages to the house, the power to give the speech to the house, है ना, address the session, all these might be legislative powers. The power to reserve the bill for the president for reconsideration, ठीक है, the power to give assent to the particular bill. तो ये सारी powers भी हो सकती हैं। बहरहाल चाहे आप ये इंटरप्रिटेशन से चलो
कि लेजिस्लेटिव पावर में ये सब पावर आती है इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, या आप इस इंटरप्रिटेशन से चलो क्वेश्चन का आधा ही पार्ट ये है, ये क्वेश्चन का आधा ही पार्ट है, तो इसमें क्या होगा कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा 5 में यहां और 5 यहां, ठीक है, बट बिकॉज इट इज हाफ द क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग कि ये इस इंटरप्रिटेशन से आपको चलना चाहिए, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव पावर मतलब ये सारी पावर। अब असेंशियल कंडीशंस का क्या मतलब है? असेंशियल कंडीशंस का मतलब है ये पावर्स कब कब यूज कर सकता है, जैसे जब उसको समन प्रोरोग करना है तो गवर्नर अपनी मर्जी से डिस्क्रिशन से नहीं कर सकता है, जब चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी तब कर सकता है। ये नबम रबिया केस में 2016 में बताया गया और भी बहुत सारे केसेस में बताया गया। देन पासिंग अ बिल, सॉरी पासिंग मैसेजेस, ठीक है, देन स्पीच और एड्रेस, तो स्पीच या एड्रेस जो देता है वो भी अपनी मर्जी के नहीं, चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्पीच एड्रेस देंगे। रिजर्विंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन और प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, नॉट एवरी बिल। सो ये कंडीशंस लिख लेना। और ऑर्डिनेंस की कंडीशन तो तुमको पता ही है, ऑर्डिनेंस की कंडीशन तो पता ही है, हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट या कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही ऑर्डिनेंस बनना चाहिए, ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है टेम्पररी है 6 मंथ्स की, उसको री प्रोमलगेट नहीं करना चाहिए, उसको सॉरी रीप्रोमलगेट कह रहा हूं, उसको अप्रूवल ले लेना चाहिए हाउस से। फिर रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, इसके बारे इसमें जब बात करोगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में 2 जजमेंट्स की बात करोगे, एक डीसी वाधवा और एक कृष्ण कुमार। डीसी वाधवा में कहा गया था कि रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट इज नॉट अलाउड। कृष्ण कुमार केस में कहा गया था कि इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। लास्टली यूल क्रिटिक द, यूल ऑल्सो टेल कि ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर रीप्रोमलगेट करते हो ऑर्डिनेंस तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें मैंने 7-8 पॉइंट जो है आपके आंसर में लिखे हैं, आप एक मॉडल जो मॉडल आंसर देखोगे उसमें यू गो थ्रू दैट एंड यू विल बी एबल टू क्रिटिक द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कंक्लूड करोगे जॉन एडम्स की स्टेटमेंट से, फॉर द गवर्नर पावर मस्ट नेवर बी ट्रस्टेड विदाउट अ चेक। चेक मतलब वो लिखा हुआ चेक नहीं, पावर मस्ट नेवर बी ट्रस्टेड विदाउट अ चेक मींस अ चेक ऑन द पर्सन हु इज होल्डिंग द पावर। फिर यूनियन, इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से सवाल आया कि इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो ऐसे कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो वाली स्टेटमेंट से बात हुई। अब जब ये डिस्कशन हो रहा था तो एक्चुअली इट वाज टॉकिंग अबाउट सम कंटेम्पररी मैटर्स, देवेंद्र सिंह भुल्लर एंड मे बी द निर्भया केस एज वेल, बोथ वर डिस्कस्ड, वो उस टाइम के करंट अफेयर्स थे। अभी की रेलेवेंस में अगर आप अभी ये क्वेश्चन करोगे तो आप आर्टिकल 72 से स्टार्ट करो, आप आर्टिकल 72 से स्टार्ट करो, पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72, इसके बारे में बताओ और फ्लो चार्ट में बता दो कि पार्डन में क्या क्या आता है, पार्डन, रिस्पाइट, रिप्रीव, कम्यूट, है ना। एक्सप्लेन नहीं करना है, बस फ्लो चार्ट में बता दिया तो शो किया, हमें पता है। देन यू टॉक अबाउट डिले इन ग्रांटिंग पार्डन्स विद कपल ऑफ एग्जांपल्स, that there have been certain delays like देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर केस and earlier there was another case। तो ऐसे करके आप एग्जांपल दे सकते हो, बट आई डोंट थिंक ये प्रिपेयर करने का एज सच अभी के लिए रेलेवेंस है। आपको बस नेगेटिव इंपैक्ट देखना है कि डिले का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। स्पीडी जस्टिस, फंडामेंटल राइट बोला गया है 1979 की हुसैनारा खातून केस में जजमेंट में। लीगल प्रोसेस प्रोटेक्ट होती है तो उस प्रोसेस से एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। Sometimes person is convicted but he has family members, family members का कोई दोष नहीं है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखा जा सकता है, रिस्टोरेटिव वर्सेस रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम देखा जा सकता है, और इसमें आप एग्जाम्पल साइड कर सकते हो दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हुए कि दूसरी कंट्रीज में जो ये काम होता है थोड़ा स्विफ्टर होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो एग्जाम्पल भी साइड कर सकते हो। आगे जाते हुए इस प्रोसेस में थोड़ी सी आप चेंजेस डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वो चेंजेस मैंने बता दी, आप देख लेना और मॉडल आंसर भी देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली अबाउट द साइज ऑफ द कैबिनेट। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का क्वेश्चन है। साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज बिग एज गवर्नमेंट वर्क जस्टिफाइज एंड एज बिग एज प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। एज बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज एंड एज बिग एज प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज अ टीम, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें। हो सकता है गवर्नमेंट का वर्क बहुत ज्यादा हो
और कैबिनेट का साइज बहुत ज्यादा करना पड़े, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर उसे टीम की तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, गवर्नमेंट का काम बहुत कम हो इसलिए कैबिनेट भी कम हो, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट का काम तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो क्या पैरामीटर होना चाहिए जिससे कैबिनेट का साइज डिसाइड किया जाए? सबसे पहली बात, क्या हमारे संविधान में कैबिनेट का साइज बताया गया कि कितना होना चाहिए? नहीं। यह हमें पता है कि कैबिनेट कहां से आएगी, कैबिनेट आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए यह संविधान में? यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 70 मिनिस्टर होंगे तो इसमें से लेस देन इक्वल टू 70 कैबिनेट होगा। बट कैबिनेट का पर्पस ही है कि वो कम नंबर मेंबर हो ताकि उसमें ज्यादा अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, सब खोल के डिस्कस कर दो इसमें जो भी पॉइंट। क्या? एडवांटेजेस ऑफ लार्ज कैबिनेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लार्ज कैबिनेट। एडवांटेज क्या होगा लार्ज कैबिनेट होने का? ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्यादा ओपिनियंस होंगे, तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को आप अपहोल्ड कर सकते हो। जबकि नुकसान क्या होगा? स्टेट एक्सचेकर पे खर्चा बहुत आएगा, क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टरों की, मंत्रियों की सैलरीज वगैरह देनी है, कैबिनेट कमिटीज की मीटिंग्स करवानी है, फिर टाइम या डिलेज लग सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो पर्पस जो था वो कैबिनेट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल कैबिनेट, फायदे नुकसान। फायदे, एडवांटेजेस, क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्टर वर्क एलोकेशन, क्लोज निट डिस्कशन। डिसएडवांटेजेस, लेस रिप्रेजेंटेशन, क्लोज्ड ग्रुप like kitchen cabinet, internal democracy working as oligarchy, मतलब 3-4 लोग ही डिसाइड कर रहे हैं, बस यही बताना है आपने। तो आप देखो, हाउ फार इज द एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ कैबिनेट। एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट does not have a independent relation to the size of cabinet। एंड ये बात बोलनी है कि सिर्फ कैबिनेट के साइज पे ये नहीं डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंट कितनी है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने आंसर में यह पर्सपेक्टिव ले आओगे जिसमें आप सिर्फ एग्जामिनर के ही पॉइंट को नहीं बल्कि अपने पॉइंट को भी उसमें ऐड करोगे, तो दिस विल मेक इट अ डिस्टिंक्ट आंसर। यही डिस्कशन इस क्वेश्चन में आपने करना है। नेक्स्ट थीम इज अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हम जुडिशियल लेजिस्लेशन पढ़ ही चुके हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्सेस जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है? बेसिकली अगर जुडिशरी अपनी प्लेनरी पावर्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो काम करने लग जाए जो लेजिस्लेचर का होना चाहिए, और ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वो कर सकता है, कानून को रिपील करने की पावर, रिट पिटिशंस के थ्रू ग्रैंड कंप्लीट जस्टिस करना आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, और स्पेशल लीव पिटिशंस के थ्रू किसी भी ट्राइब्यूनल कोर्ट की जजमेंट को चेंज करना। सो हियर यू मेक अ टेबल जहां पे आप कंपेयर करते हो जुडिशियल लेजिस्लेशन और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। हमारे संविधान के आर्टिकल कहां कहां पे इसकी बात करते हैं उससे। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दिस यू शो हाउ इट इज एंटीथेटिकल टू, एंटीथेटिकल मतलब ऑपोजिट टू सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ पावर, हार्म्स द लेजिटिमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। आपको लगा पार्लियामेंट बनाई क्यों है जब जुडिशरी काम कर रही है? जुडिशरी का वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा अगर वो ये अपने पास लेती रही। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट लाइज विद इन एंड आउटसाइड जुडिशियल फंक्शन। ये हम कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है, बट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हेन यू से दिस इज एंटीथेटिकल, बट यू कैनॉट से दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड।
या ये किसी काम का नहीं है? काम का है। पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में गैप्स है और उस गैप्स को फिल करना है। जैसे विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी एज एन आउटकम ऑफ दिस जुडिशियल लेजिस्लेशन, जिसके बेसिस पे पॉश एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट बना। हमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगी, ठीक है। हमें प्रकाश सिंह के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए प्रकाश सिंह केस की गाइडलाइंस लगी। तो पीआईएल जरूरी है, पीआईएल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहोल्ड करता है, लेजिस्लेटिव गैप्स फुलफिल करता है, एग्जीक्यूटिव के फेलियर्स को वो हाईलाइट करता है और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है। सो हियर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जुडिशियल लेजिस्लेशन को नकारना नहीं है, बस ये स्टेटमेंट को गाइडिंग लाइट बनाना है जुडिशरी को। What lies within and outside the judicial function best known to the judiciary itself because they are the final interpreters of the constitution. Very similar separation of powers या checks and balances वाला जो क्वेश्चन है कि आपस में जितने भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप ये ऐसे बना सकते हो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आप बताओगे कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे कैसे चेक रखता है, इंपीचमेंट के थ्रू। जुडिशरी लेजिस्लेचर पर कैसे चेक रखता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू, है ना। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक रखता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर कैसे चेक रखता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर कैसे चेक करता है, या तो ऑर्डिनेंस के थ्रू, ठीक है, या कैबिनेट कमिटीज के थ्रू एजेंडा डिसाइड करके। सेम इज एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कैसे चेक रखता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कैसे चेक रखता है, गिविंग इनपुट्स टू कॉलेजियम रिकमेंडेशन, ठीक है। और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक रखता है, अगेन जुडिशियल रिव्यू। तो ये आप एक डायग्राम अगर बना दोगे तो बेहतरीन डायग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके बेसिस पे आप बात करोगे कि देखो ये तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों के बेसिस पे आपस में चेक्स एंड बैलेंस रखे जाते हैं। जब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं तो उसमें क्या है, वाई वी आर नॉट हैविंग स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये बताओगे ना। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी व्हाई यू डोंट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा बताओगे चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों है। चेक्स एंड बैलेंसेस में ये वाला डायग्राम बनाओगे, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं है वो कैसे पता लगता है। नंबर वन, एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, इट्स नॉट सेपरेट अनलाइक इन अमेरिका वेयर एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। सेकेंड, जुडिशियरी और जजेस कैन बी इम्पीच्ड by the legislature. Third, constitutionally appointment of judges is done by the executive, although we may have made collegium system, but constitutionally there was no collegium system. Fourth, power of judicial review allows judiciary to review in parliamentary proceeding. For example, if the speaker has been given power to remove someone due to anti-defection, if speaker has been given power to remove someone due to anti-defection, then that decision can be challenged कि होटो होलाहान केस में बोला है। तो इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो हम बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सेकंड पार्ट होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं तो हर एक पिलर एक दूसरे पे कैसे चेक और बैलेंस रखता है उसको आप दिखाओगे, पॉइंट्स भी लिखोगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स अपने लिखने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट। See, India is a sui generis case of checks and balances, which we have adopted by taking the best of all the constitutions. ठीक है, तो that's it in my discussion. एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया होगा आप उसमें से पढ़ लेना, जो आपकी PDF है ना उसमें से पढ़ लेना। क्वेश्चंस का अप्रोच आपको समझ आना चाहिए और हमारी जो कवरेज है ना उस कवरेज से आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि क्या थीम कवर हो रही है। तीसरी थीम हम कल डिस्कस करेंगे, वो तीसरी थीम रहेगी सबसे बड़ी थीम जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशंस प्लस लोकल बॉडीज, इसको कंबाइन करके हम कल पढ़ेंगे।